चलें? आज एकादशी है, आपने कहा था कि चलेंगे ना? आप चल रहे हैं ना? तुम जाओ, हम ना आ पाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? चलिए ना, हम पंडित जी से बोले थे कि हम सब आएंगे। रिंकू, अभी बेटा जल्दी करो, मंदिर जाना है। अभी वो अम्मा के पास है। तुम तो जानती हो आज के दिन अम्मा की क्या हालत होती। हाँ हमें पता है। समझती काहे नहीं हो तुम शायद भूल रही हो आज ही के दिन अम्मा की जिंदगी में भूचाल आया था, और अम्मा को इस वक्त हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। हम भूले नहीं हैं, अम्मा के लिए ही तो मंदिर जा रहे हैं ना हम। चलिए ना। ठीक है, हम अम्मा के साथ कुछ देर रुकते हैं। तुम रिंकू को लेकर मंदिर पहुंचो, हम अभी को लेकर पहुंचते हैं। ठीक है, पर जल्दी आइएगा। चलो बेटा, भैया पापा के साथ आएंगे। हेलो, हाँ हम आ गए हैं। नहीं हम अकेले हैं, वो नहीं है, बोले बाद में आएंगे। हाँ ठीक है। कुछ नहीं होगा रे तुमको, बिटिया। बेटा पापा है ना, कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं। बेटा हम आ गए ना, हम आ गए, आके खोल देंगे। एक शांत सुबह मंदिर की ओर जा रही गजरा शुक्ला और उसकी नन्ही बेटी रिंकू शुक्ला का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक पति, एक बाप रो रो कर मदद की गुहार लगा रहा था, पर आखिर कौन था यह कातिल और क्या था उसका मकसद? काले जा रहा हूँ, नाले जाने के तुम्हें काले जा रहा हूँ, नाले जाने के तुम्हें आके खोल कैसा नहीं जानेंगे तुम्हें, काले जा रहा हूँ और नाले जाने कैसा किसी को नहीं छोड़ेंगे, कैसा काट डालेंगे एक को। अम्मा उसको मत ले जाना, कैसा कुछ ना होने देंगे तुम्हें, कैसा एक को काट डालेंगे, कैसा एक को काट डालेंगे, छोड़ो हमको, कैसा किसी को नहीं छोड़ेंगे, कैसा किसी को नहीं, किसी को नहीं, एक को। अजय, ये जितने भी सबूत मिले हैं सबको फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजो। तो आप सब में से किसी ने भी यहाँ से किसी को आते जाते या भागते हुए देखा है? नहीं सर। देखिए, दिन दहाड़े किसी का यहाँ तलवार से खून किया गया है, किसी ने तो कुछ तो देखा होगा। यादव, इस पूरे इलाके की छानबीन करो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। जी सर। वैसे भी वहाँ कोई मिला नहीं जो वारदात के वक्त वहाँ मौजूद था।
वीरेंद्र शुक्ला की पत्नी अपनी बच्ची को लेकर मंदिर जा रही थी, लेकिन मंदिर वो नहीं गई, मंदिर के पीछे के इलाके में गई। अब सवाल ये उठता है कि वो खुद से मंदिर के पीछे के इलाके में गई या फिर उसको वहाँ कोई घसीट के ले गया ज़बरदस्ती। सर ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि मंदिर के आसपास की ज़मीन गीली थी। अगर कोई उन्हें ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करता तो उन्हें घसीटे जाने के निशान होते, और ऐसे कोई निशान तो थे नहीं, और ना ही उनके पास इतना वक्त था कि वो निशान मिटा सके, क्योंकि अगर वो कोशिश करते तो कुछ और निशान बन जाते। या फिर यादव ऐसा तो नहीं है कि इन सब के पीछे उसका हाथ है? अपनी पत्नी को फुसलाकर पीछे ले गया वो मंदिर के, फिर उसके बाद में उसने वहां पर उसका कत्ल करवाया और कत्ल करवाने के बाद में फिर चीखना चिल्लाना शुरू किया ताकि लोग वहां पर इकट्ठा हो जाए। गजरा, हाँ हमारी बिटिया, अम्मा आराम करो। अम्मा गजरा। आप ज़रा बच्चे को लेके बाहर बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, हमें अपनी बीवी और बेटे के पास होना चाहिए था। तुम्हारी पत्नी और बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सब आपसे विनती करते हैं, एक बार हमें उनको देखने दीजिए। उनके अंतिम संस्कार के लिए। आप बैठिए। देखो वीरू, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी पत्नी की आत्मा को शांति मिले, तो तुम पुलिस की मदद करो, उन मुजरिमों को पकड़वाने में मदद करो जिन्होंने तुम्हारी पत्नी पर हमला किया था। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी मंदिर गई थी और थोड़ी देर के बाद में तुम मंदिर पहुंचे उसके पीछे, वो भी अकेले, और अपने बच्चे को भी साथ में लेकर नहीं गए, क्यों? साहब, हमारी अम्मा की तबीयत खराब थी। आज एकादशी है, आपने कहा था कि मंदिर चलेंगे। हम अम्मा के साथ कुछ देर रुकते हैं, तुम रिंकू को लेकर मंदिर पहुंचो, हम मम्मी को लेकर पहुंचते हैं। हमारा जो बिटवा है वो का हमारे अम्मा से बहुत ज़्यादा लगाव, इसलिए हमारे बिटवा को अम्मा के पास छोड़ के निकल गए थे। चलो मान लेते कि तुम्हारी अम्मा की तबीयत खराब थी, तुम अपने बेटे को नहीं ले जा पाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि तुम अपनी पत्नी के साथ में क्यों नहीं गए? थोड़ी देर के बाद क्यों उल्टी मारी? अभी कहाँ सवाल, आप लोग शक कर रहे हैं हम पे। शक करना हमारा काम है, जितना सवाल तुमसे किया जाए उसका जवाब दो। साहब, हम अपनी पत्नी से कहे थे कि हम थोड़ी देर बाद आते हैं, हमारी अम्मा को हमारी ज़रूरत थी, इसलिए हम थोड़ी देर बाद गए। अब ये कौन अपराध है का? तुमने अपनी पत्नी के कातिलों को अपनी आंख से देखा था? कौन थे वो? शकल नहीं ना देख पाए ना साहब। तो फिर बार बार तुम क्यों चिल्ला रहे थे? किसको मारने की बात कर रहे थे? एक को काट डालेंगे, एक को काट डालेंगे, छोड़ो हमको। किसको देखा था तुमने वीरू? साहब, हम आपसे बार बार कह रहे हैं ना, उनकी शक्ल नहीं देख पाए। कोई भी अपनी पत्नी और बिटिया की लाश देखेगा तो यही कहेगा ना। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच पुलिस को बता दो। हम आपसे बार बार कह रहे हैं ना, अपनी पत्नी और बिटिया की लाश देखकर हम पागल हो गए थे। हम क्या क्या कहे जा रहे थे, हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। यादव, ये वीरेंद्र को सब कुछ मालूम है कि कत्ल किसने किया है, लेकिन हमारे साथ नौटंकी कर रहा है। तुम एक काम करो, जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद लाश आती है ना, परिवार को दे दो, और इस वीरेंद्र की हिस्ट्री जानने की कोशिश करो पूरे। तो ट्राई टू फाइंड आउट इसके दुश्मन कौन है। जी सर। ठीक है, कॉन्टेक्ट में। सर, इस वीरेंद्र शुक्ला की 10 साल पुरानी कहानी खोज निकाली है। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनंजं वनरुत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्त राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यं कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आप चीता को आग दीजिए। नहीं पंडित जी, बाबूजी के आने के बाद। यादव जी, बहुत सही फैसला किया हमने यहाँ पे आके। देखते जाइए, यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। अपने मन पे काबू रख, मर्द है तू,
रस्म पूरी कर। जान से मार दूंगा तुम लोगों को। तुम लोगों ने मेरी बीवी को मारा है। होश में आ वीरू, हमने किसी को नहीं मारा है। रिश्तेदार होने के नाते हम यहाँ तेरा दुख बांटने के लिए आए हैं। कोई जरूरत नहीं तो बांटने की। जाओ वीरू, अरे कमाल के मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, मुझे मारेगा तू। वीरेंद्र शुक्ला की पत्नी और बेटी के दाह संस्कार के समय उसके ताऊजी का परिवार भी पहुंचा और शमशान घाट जैसे जंग का मैदान बन गया। अंतिम संस्कार के लिए उसके पिता यशवंत को भी जेल से रिमांड पर बाहर लाया गया था, लेकिन वीरेंद्र के पिता यशवंत को जेल किस जुर्म के लिए हुई थी और आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी इन दोनों परिवारों के बीच? हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आप हमसे काहे सवाल जवाब कर रहे हैं। हमारा कोई हाथ नहीं है इस कत्ल में। पता लगा लेंगे हम कि किसका हाथ है और किसका नहीं। बाबूजी, अब काहे ये सब बोल रहे हैं? हम कुछ छुपा रहे हैं का? अरे पूछने दीजिए ना जो पूछना चाहते हैं। देखिए सर, हम इनके दामाद हैं। इनके और वीरेंद्र भैया के बाबूजी दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध थे। ये ताऊ हैं वीरू भैया के। पर जब दोनों परिवारों के बीच में जमीन को लेकर विवाद हुआ तो बवाल खड़ा हो गया। इनके छोटे भाई यशवंत शुक्ला बहुत ही गर्म मिजाज के थे। बस क्या बोला तू? क्या बोला? हमारी जमीन का कब्जा करेगा पहले हमारे पास। बाबूजी, आप कहना समझा रहे हो ये जमीन हमारी और हमारी रहेगी। हमारी रहेगी, ये जमीन हमारी रहेगी। एक बात कान खोल के सुन लो, इस जमीन के 1 इंच तक हम देंगे नहीं। जाओ जाके करना है कुछ कर लो। आप दादाओं की जमीन है, पट्टा लिख कर नहीं गए तुम्हारे नाम वो। अब तक बड़े होने का लिहाज करते रहे हम। अब अगर यहाँ तुमने पाँव भी रखा ना, यहाँ खून की नदियाँ बहा देंगे हम। क्या बोल रहे हो? हाथ जुड़ानी पे रखिए, नाम मत समझाइए। नाम मत को बोला नाम। हमरे छोटे दादा हमरे ही बाबूजी को मार दिए, हमरे ही आंखों के सामने। एक बात बताइए, जब गजरा का कत्ल हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? मैं घर पर था, अपने बेटे की बरसी की पूजा करवा रहा था। और तुम कहाँ थे? ये घर पर ही था। तुम? वो खेत पर था सर में। कोई गवाह है तुम्हारे पास? किसी ने देखा तुमको वहां पर? अब इतना कौन ध्यान रखता है साहब कि कोई मिला भी होगा तो शायद। दरअसल साहब, हमारे दामाद जी बहुत ही शांत प्रवृत्ति के आदमी हैं। ये सिर्फ शांति सुलह की बात करते हैं, कत्ल तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। साहब, ये हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो 10 साल पुरानी बात है। अब आप ही बताइए, अगर हमें किसी का कत्ल करना होता तो क्या हम 10 साल तक किसी का इंतजार करते? अरे हम पहले अपने भाई के परिवार को खत्म कर देते। 10 साल? 10 साल पहले तो बहुत छोटा होगा ना ये, 5-6 साल का। ये तो अभी भी 16 साल का नादान बच्चा है साहब। तो कहाँ था उस वक्त? घर पर हमरे बाबूजी की बरसी की पूजा थी। तुम्हारी पत्नी के कत्ल को लेकर हमें किसी पर शक है। अम्मा अभी को लेकर अंदर जाओ। चलो। इसे ध्यान से देखो, यह है वो आदमी। हमने इस आदमी के सारे रिकॉर्ड्स निकाल लिए हैं। जिस वक्त तुम्हारी पत्नी का कत्ल हुआ, यह आदमी उसी एरिया में मौजूद था। और यही वो आदमी है कि अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के वक्त तुमने इस पे गोली चलाई थी, याद है? लेकिन साहब ये बेटा, सच काहे नहीं बताए दे रहे हो पुलिस को? काहे छुपा रहे हो? अम्मा, तुम काहे बीच में टांग रही हो? जाओ ना अंदर। कितनी बार तुमको समझाए हैं, कानून अपने हाथ में मत लो।
इससे कुछ नहीं हासिल होना है। तुम्हारी पत्नी भी तो यही चाहती थी ना। अम्मा तुम देखो वीरेंद्र शुक्ला, अगर तुम इस वक्त आजाद घूम रहे हो और अपने आप को सलाखों के पीछे नहीं पा रहे हो तो सिर्फ इसलिए कि सरजू ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन नहीं की थी। एक बात याद रखो, कानून को कभी भी अपने हाथ में मत लेना। कानून को तुमने अपने हाथ में लिया तो अपने आप को सलाखों के पीछे पाओगे। एक बच्चा और है तुम्हारा, उसके सर से माँ का साया तो हट चुका है। हम नहीं चाहते कि उसके सर से बाप का हाथ भी हट जाए। सच बताओ, यही है वो आदमी ना? हाँ सर। साहब वो सरजू ही था, लेकिन साहब ये हमारे परिवार का आपसी मामला है। आप इसमें दखल ना दे तो ही अच्छा है। हम जानते हैं इस सब केसेस को हमें कैसे हैंडल करना है, और वैसे भी आप लोगों की फौज पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। 10-15 साल ये केस कोर्ट कचहरी में चलेगा, उसके बाद हमारा फैसला आएगा हमारी मौत के बाद। आप तो इस केस को बंद ही समझिए तो अच्छा है। जो करना है हम खुद ही कर लेंगे। ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना। याद रखना, तुम पर और तुम्हारे परिवार पर हमारी नजर है। अगर सरजू मुजरिम है तो कानून उसे सजा देगी। अरे साहब ये क्या कर रहे हैं साहब? ये क्या कर रहे हैं साहब? हमारे दामाद जी जैसा शरीफ इंसान दूसरा कोई है नहीं साहब। देखा दादाजी, वो लोग अभी भी हमसे बदला ले रहे। ये लोग को ना घर से खींच के निकालेंगे ना हम लोग। चुप समझाइए इसे। जी, अपनी हद में रहेगा तो आपके लिए और आपके परिवार के दोनों के लिए अच्छा होगा। जी, लेकिन साहब ये तो बड़ी अजीब बात है ना। हमारे परिवार का किसी भी खून से कुछ लेना देना नहीं है, और आप लोग है कि हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। बाबूजी, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो डर काहे का? अब शांत हो जाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। क्या होगा, रखेंगे 2-4 दिन अंदर हमको? सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाएगा ना। चलिए साहब, ले चलिए हम। आप लोग हमारी बात पर भरोसा काहे नहीं कर रहे हैं? हमारा हाथ नहीं है इस मर्डर में। बेवकूफ समझता है पुलिस वालों को। पक्का सबूत है हमारे पास। जिस वक्त ये हादसा हुआ तू उस वक्त अपने खेत में नहीं था, मंदिर के कहीं आस-पास था। सरजू देख, तू सच सच बता दे, वरना मैं अगर अपने हिसाब से पूछूंगा तो ये बहुत भारी पड़ेगा। लेके जा सच बताते सब, हम सच बताते सब। ये सच है कि हम मिलने वाले थे गजरा भाभी को, पर हमारी मिलने की वजह कुछ और थी साहब। जमीन का एक टुकड़ा की वजह से दोनों परिवार दुश्मन बने थे, और वो जमीन ना हमारी ना उनकी। क्या फायदा उस जमीन का? ना हमारे काम आ रही थी ना उनके काम आ रही थी। हम और गजरा भाभी इसी कोशिश में थे कि कैसे भी करके वीरू भैया को समझाए, राजी करे कि समझौता हो जाए साहब। बस पर उस दिन हमको फोन आया साहब गजरा भाभी का। हेलो, हम आ गए हैं। नहीं, हम अकेले हैं, वो नहीं है। बोले बाद में आएंगे। कोई बात नहीं, हम राह देखेंगे वीरू भैया की। ठीक है, हाँ जी। सच बात यही है साहब, हमारे बीच बात हुई थी मंदिर के पीछे मिलने की। और तू पहुंच नहीं पाया? देर हो गई तुझे, यही पुलिस वालों को कहेगा तू? हम सच बोल रहे हैं, बीच में हमको कोई मिल गया था, हमारा टाइम खराब किया, और हम भी सोचे कि वीरू भैया को आने में देर होगा तो हम भी रुक गए साहब। लव स्टोरी है तेरी। आपको हम पर विश्वास नहीं है ना साहब, तो आप वीरू भैया से पूछिए, उनको पता है हम मिलने वाले थे। ना आपका खून का रिश्ता है ना हमारा। आप वो घर की बहू हो, हम ही घर के दामाद। बस हमारी इच्छा है कि सुलह हो जाए। हम भी तो यही चाहते हैं ना। हाँ ठीक है, हम आपसे मिलने आते हैं। हाँ, और बाकी बात तो फिर मिलकर। किससे बात कर रही? वो हाँ? नहीं। हाँ? साली हमको धोखा दे रही है। नहीं, हमने दुश्मन के साथ चपड़ बातें कर रही है। आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूँ? हाँ? मैं गलत समझ रहा हूँ? देखिए, मैं तो सबका भला ही चाहती हूँ ना। क्या भला चाहती तू? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। गलत समझ रहा हूँ? आप समझ रहे हैं। गलतफहमी होगी उनको, वो सोचे कि हम प्रेम के चक्कर में फांस लिए उनके जोरू को। तो तेरी आशिकी के बारे में वीरू को सब कुछ पता चल गया? गलत समझा था साहब, अकल के एकदम आधे हैं वो। एक बार खोपड़ी सरक गई तो गई।
साहब गजरा ने हमारे अलावा किसी की तरफ आंख उठा के जिंदगी में नहीं देखा। वो हमें धोखा नहीं दे सकती साहब। हाँ, एक बात हो सकती है साहब, सरजू अपनी जान बचाने के वास्ते हमारी पत्नी के बारे में कोनो मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा हूँ। हमें अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है साहब, वो हमसे बहुत प्यार करती थी। सर ऐसा नहीं लगता कि ये वीरेंद्र सच कह रहा था? यादव जी, सच्चा प्रेम करने वाले दिखावा नहीं करते हैं, ऐसा छाती पीट पीट के रोते नहीं है। सर ये भी तो हो सकता है कि अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम से बचने के लिए सरजू ने ये नई कहानी हमारी तरफ सरका दी हो, ताकि हमारा शक वीरेंद्र की तरफ जाए। बट पॉसिबल। अभी सरजू अपनी हिरासत में है ना, इसको तोड़ो। और ये अपना क्या नाम है इसका? सर वीरेंद्र। इस पे भी नजर रखो। बजरंग शुक्ला का दामाद सरजू अब भी पुलिस की हिरासत में था, लेकिन फिर भी पुलिस को शक था कि कहीं इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार वीरेंद्र शुक्ला तो नहीं। अब सच के अंधे कुएं से कुछ ऐसा हाथ लगने वाला था जिसकी पुलिस ने कल्पना भी नहीं की थी। रुको रुको रुको, बच्चे को कहां ले जा रहे हो? छोड़ दो उसे। रुको रुको रुको। क्या कर रही है ये पुलिस? क्यों चिल्ला रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारे बेटवा को अगवा कर लिया गया है, कभी भी मार सकते हैं उसको। हाथ पर हाथ धरे बैठे हो आप। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? कच्चू नहीं कर सकती ये पुलिस, कच्चू नहीं कर सकती। अब जो करेंगे हम भी करेंगे। आवाज नीचे कर। पुलिस स्टेशन ये बता, कहां से अगवा हुआ तेरा बच्चा? साहब हमारी बीवी को मार डाला, हमारी बच्ची की जान लिया और हमारे बेटवा ऊपर। नहीं साहब, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। साहब हम पर भरोसा कीजिए, हमने नहीं उठवाया अभी को। और फिर हम क्यों उठवाएंगे साहब? वो तो हमारा पोता है साहब। कौन उठवाया और बच्चा कहाँ है ये तो हम पता लगा ही लेंगे। हेलो हेलो, देखिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आप हमारे बेटे को कुछ मत कीजिए, हम अपना केस वापस ले लेंगे, सर्च को छुड़वा देंगे हम, लेकिन प्लीज हमारे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो। कॉल ट्रेस नहीं हो पाएगा, 30 सेकंड से कम का था। वैसे बोल क्या रहा था? आप हम पे एक मेहरबानी कीजिए, आप प्लीज हमारी कोई भी मदद मत कीजिए, हम ढूंढ लेंगे हमारे बच्चे को। प्लीज जाइए यहाँ से। देखिए आप समझने की कहाँ समझें? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमने बेटवा का पार्सल घर भेजा, उसका एक और लाश का इंतजार कर रहे हैं। अरे बेटा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, ले आओ। सर बजरंग शुक्ला फैमिली के अपडेटेड फोन रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। वक्त हमारे पास बहुत कम है यादव, बच्ची की जान को खतरा है। अगर हमें फोन रिकॉर्ड्स नहीं मिले तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब तो ये बात भी क्लियर है कि वीरेंद्र शुक्ला का इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। लगता तो सही यादव, लेकिन सर आपको अभी भी उसी पे शक है? सर फोन रिकॉर्ड्स। वीरेंद्र शुक्ला के छोटे बच्चे का अपहरण हो चुका था और शक की सुई आकर रुकी थी एक एंग्री यंग मैन गुड्डू पर। अपने पिता की हत्या को लेकर उसमें इतना गुस्सा था कि वो कभी भी जुर्म का सहारा ले सकता था। सर बहुत कोशिश की इस गुड्डू का मुंह खुलवाने की, लेकिन वो मुंह खुलता ही नहीं। एक ही रट लगा बैठा है कि वो इसमें शामिल नहीं। या तो लड़का है कच्ची उम्र का, लेकिन अंदर से बहुत पक्का है। देखो यादव, अगर गुड्डू मुंह नहीं खोलता तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे उसका मुंह खुलवाने का। लेकिन इससे पहले कि वीरेंद्र के बच्चे कोई जान ले, हमें कुछ करना होगा। सर वीरेंद्र शुक्ला आया है, वो आपसे तुरंत मिलना चाहता है। भेजो उसे। ठीक है सर। साहब हमसे गलती हो गई सर। कैसी गलती? साहब उस दिन हमले में सरजू शामिल नहीं था साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो वीरू, डर के मारे ऐसा कुछ मत कर बैठना जिसकी वजह से। काहे का डर साहब? साहब हम उनसे कोनो शिकायत नहीं है,
हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं। सर, सरजू को रिहा कर दिया है, लेकिन अब भी हमारी नजर इन दोनों परिवारों पे है। इस मर्डर केस की फाइल इस तरह क्लोज नहीं होगी यादव, क्योंकि बच्चा अभी तक गायब है और हमारे पास कोई सुराग नहीं है। हमें एक बार फिर से सारी कड़ियों को जोड़ के इस केस की तह तक पहुंचना है। दो परिवार हैं, ये दोनों परिवार की दुश्मनी 10 साल पहले हुई घटना से संबंधित है। 10 साल तक दोनों फैमिली खामोश रहती, फिर अचानक अब क्या होता है? 10 साल पहले बजरंग के बेटे की मौत होती है और उस कत्ल के जुर्म में पकड़ा जाता है बजरंग का छोटा भाई यशवंत, जो इस वक्त जेल में है। लेकिन अब 10 साल के बाद वीरेंद्र की पत्नी और उसकी बच्ची की हत्या होती है, उसके बेटे को किडनैप किया जाता है। या तो कोई तो ऐसी मजबूत कड़ी है जिस तक हम पहुंच नहीं पाए। साहब, एक नई जानकारी मिली है। बिटुआ, भाजी, इन सब में एक बात अच्छी हुई कि आप घर वापस आ गए। बस अब अभी का जी क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? हमारे बच्चे का कुछ पता चला क्या? तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। काहे? एक बच्चे की लाश मिली है जो तुम्हारे बेटे से बहुत मिलती जुलती है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा बेटा नहीं है। तुम जा सकते हो। जैसे ही कुछ पता चलेगा तुम्हारे बेटे का तो खबर कर देंगे। आपसे ना हो पाएगा, हमको विश्वास ही नहीं रहा पुलिस पे। आप भूल जाइए, हम खुद ढूंढ लेंगे अपने बच्चे को। अब मैं आपके साथ घर जा सकता हूँ ना? हाँ बेटा, हाँ बेटा। नहीं वीरेंद्र शुक्ला, सिर्फ तेरा बेटा घर जाएगा, तू नहीं। साहब, हम आपको बता रहे हैं ना, हमें पता चला कि हमारे बच्चे को अगवा करके उन लोगों ने अपने बच्चे की अपहरण की कहानी सुनाकर तू हमें बेवकूफ बनाना चाहता था। सब समझ में आ रहा था हमें कि ये सब के पीछे सिर्फ तू है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए हमने बच्चे की लाश का छोटा सा नाटक किया। यही तो हम सोच रहे थे कि 10 साल पुरानी बदले की कहानी अब क्यों कुरेदी गई है, तेरी बीवी का कत्ल अब क्यों हुआ है। लेकिन जब हमने तेरी कब्र कुरेदी ना, तो उसमें से निकला तेरा बाप यशवंत शुक्ला, जो उस वक्त जेल में था, जिसकी सुनवाई होने वाली थी और उसको अदालत सजा सुनाने वाली थी। तभी यह सब नाटक हुआ। लेकिन सरजू के रिहा होने के बाद में जब हमारे कांस्टेबल ने आके हमें यह बताया कि तेरा बाप यशवंत शुक्ला भी रिहा हो गया, तब स्टार्ट टू एंड हमें तेरी कहानी समझ में आई। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है साहब। भी खोलेगा जब जब तू सच बोलेगा। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब, ये सब हम नहीं करवाया। हमने अपने ताऊ जी को समझाने की बहुत कोशिश की, बोला कि केस वापस ले लो, लेकिन वो मानते ही नहीं थे। फिर आखिरी बार जब हमने उनसे मुलाकात की तो ताऊ जी, आप अपना केस वापस ले लीजिए। हमारे बाबूजी को 10 साल हो गए जेल में बंद हुए। इतनी लंबी सजा तो काट चुके हैं, कीमत चुका दी उन्होंने। आप तो जानते हैं जो कुछ भी हुआ वो एक सोचा समझा मर्डर नहीं था, गुस्से में एक किया गया एक हादसा था। अच्छा, हमने अपना बेटा खोया है, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। सड़न जाओ उसे जेल के अंदर, तुम लोगों से दूर। ताऊ जी, हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उस दिन जो भी हुआ वो कहा सुनी में हो गया था, उसमें कुछ निश्चित। तू भूल सकता है क्योंकि वो तेरा चचेरा भाई था। मैंने अपनी औलाद खोई है। ठीक है ताऊ जी, हम अपने बाबूजी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बताइए क्या कीमत चाहिए आपको?
देखिए, हमारी तरफ से एक जान गई, जमीन हाथ से गई। बस उतना मुआवजा दे दीजिए, केस वापस ले लेंगे। ठीक है, कितना मुआवजा चाहिए आप लोगों को? साहब, हमने सोचा कि वो लोग 4-5 लाख मांगेंगे, लेकिन जब सरजू ने मुंह खोला तो 40 लाख। 40 लाख? धामाजी, इतना तो सब कुछ बेचकर भी हम नहीं ला सकते हैं। देखिए, चाचा जी की रिहाई की इतनी कीमत तो बनती है भाई। अब फैसला आपके हाथ में है, बस चलिए बाबूजी। सब बहुत कोशिश की पैसा जुगाड़ करने की, लेकिन नहीं कर पाए। उधर बाबूजी की तारीख भी नजदीक आ रही थी। बहुत परेशान थे बाबूजी, वो घर वापस आना चाहते थे। क्या कहते कि आपकी रिहाई के लिए हम कछु ना कर पाए। हम जानते थे भैया केस वापस नहीं लेगा। कहा सोचा तू हाथ पांव जोड़ेगा तो तेरे ताऊ जी मान जाएंगे? तो आज आप ही बताइए, हम क्या करें? भाजी, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करेगा? हाँ। जान लेगा किसी के? भाजी, किसकी जान लेनी है? तो ये तेरे बाप के घिनौने दिमाग की उपज थी। उसके ही कहने पे तूने अपनी पत्नी और बच्ची को मार डाला। सब हमने गजरा से कहा कि हम कुछ देर अम्मा के साथ रहते हैं, थोड़ी देर बाद हम मंदिर आ जाएंगे। हमको पता था वो सरजू से मिलने जा रही है। हमको ये भी पता था कि उन दोनों के बीच में कोई चक्कर नहीं था। तब हमने प्लानिंग की। हाँ, वो निकल चुकी है। सरजू जब तक मंदिर के आसपास रहता, पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से शक उसी पे होता। इसलिए हमने एक गुंडा भेजकर सरजू को कुछ देर तक वहीं अटका के रखा, ताकि हम अपनी प्लानिंग को अंजाम दे सकें। फिर जैसे ही कत्ल हुए, हम वहां पहुंच गए साहब। अपने बाप के जंक लगे दिमाग पर तूने भरोसा कर लिया और अपनी ही बच्ची और बीवी को मरवा दिया। हमारे बाबूजी हमसे बोले कि बाप जिंदगी में एक ही होते हैं। औरत का काम, एक गई तो दूसरी आ जाएगी। औलाद पैदा करना तो अपने हाथ में ना। तेरी बच्ची खुद अब तेरा खून थी ना? उसका कत्ल करवाने में एक बार भी तूने सोचा नहीं? बेटी का काम वो तुम जीवन भर का बोझ होता। मरवा डालो। बिटुआ तो था ना हमारे पास। बिटुआ था तेरे पास? हाँ, बिटुआ था। और बेटी को तूने मरवा दिया। वो तेरा खून नहीं थी? हाँ? तू अपने बाप की सजा कम कराने के लिए किसके पास गया था? बजरंग के पास में ना? क्या हुआ? उसने केस वापस लिया? अब जब सरजू के लिए मिलने गया तो वो नहीं माना। इसीलिए फिर बाबूजी के कहने पर हमने अपने बेटे अभी को अगवा करने का प्रोग्राम बनाया। और गुड्डू जेल के अंदर था तब। क्या चाहिए तुमको? आप जानते हैं दाऊजी, केस वापस ले लीजिए, छुड़वा दीजिए बाबूजी को। पहले गुड्डू और सरजू को छुड़वाओ। ठीक है, हम सरजू को छुड़वा देंगे, लेकिन गुड्डू घर में तभी आएगा जब हम अपने बाबूजी से गले मिल पाएंगे। दाऊजी के पास कोई चारा नहीं था, उनको माननी पड़ी हमारी बात, तभी हमने सरजू को छुड़वाया। लेकिन तू और तेरा बाप, तुम दोनों ही सड़ोगे जेल के अंदर उम्र भर। अपने पिता की रिहाई के लिए अपनी ही पत्नी और बच्ची की हत्या करने वाला वीरेंद्र अपने पिता की हर बात मानने को राजी कैसे हुआ? कैसी मानसिकता है ये? हम सब ये मानते हैं कि अपने माता पिता का आदर करना, उनसे प्यार करना, उनकी आज्ञा को सर आंखों पर रखना
एक अच्छे पुत्र के लक्षण है, लेकिन पिता अगर हत्या करने को कहे तो? इस जुर्म की कहानी की सबसे चौंका देने वाली बात, या फिर यूं कहें कि शर्म से सर झुका देने वाली बात है औरतों के प्रति हमारी मानसिकता। कितनी आसानी से वीरेंद्र ने मान लिया कि पत्नी की हत्या कर दूसरी शादी भी की जा सकती है, और बेटी, उसकी हत्या का तो उसे जरा भी अफसोस नहीं था। कहने को तो हम सारी दुनिया में ऐसी संस्कृति का परचम लहराते हैं जहां धरती भी मां है, देश भी मां है, नदी भी मां है, जहां अनगिनत देवियों की पूजा की जाती है, उन्हें शक्ति स्वरूप माना जाता है। लेकिन जरूरत है कि इस लहराते परचम को हम कुछ देर के लिए एक कोने में रखें और आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से इस सवाल पूछें, क्या 21वीं सदी में आकर भी हमने स्त्री का सम्मान करना सीखा है? इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। अपने सभी रिश्तेदार, दोस्तों, आस पड़ोस के लोगों से आपने पूछताछ की? हो सकता है शिल्पा वहां गई हो। साहब, सब जगह मालूम किया, कहीं भी नहीं है वो। कल स्कूल के बाद किसी ने देखा भी नहीं। कितने साल की आपकी बेटी? साहब, पिछले महीने वो 15 बरस की हुई, लेकिन वो हमारी बेटी नहीं, भांजी है। मतलब हमारी बेटी के जैसे ही है। लेकिन आप लोगों के साथ क्यों रहती है? मतलब उसके माता पिता कहाँ हैं? साहब, उसके माँ बाप एक्सीडेंट में ऑफ हो गए थे, तब से वो हमारे साथ ही रहती है। दरअसल उसका पालन पोषण करने वाला कोई है नहीं। कितने साल से आपके साथ? साहब, जब वो 6-7 बरस की थी तब से हम लोग ही उसके देखभाल करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले कब पता चला कि शिल्पा गायब है? कल रोज की तरह स्कूल गई थी। वैसे तो मेरा बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, दोनों साथ स्कूल जाते हैं। पर कल बेटे को बुखार था तो वो अकेली गई। स्कूल से आने के बाद वो खेलने चली गई, तब से नहीं लौटी। अच्छा, इनसे शिल्पा की पूरी डिटेल लो। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, आसपास के सभी थानों में शिल्पा की फोटो भेजो। हो सकता है वहां से कुछ पता चले। और हाँ, आस पड़ोस में सब जगह पूछताछ करो। ये लड़की कल से गायब है। अपने आंख कान खुला रख और पता कर। जैसे कुछ पता चले तुरंत बताना। ओके, चलता हूँ। सलाम साहब। ये जैन सुरवे के परिवार को कब से जानती है? हम लोग यहाँ 4-5 साल से रहते हैं साहब, तभी से जानते हैं। और शिल्पा, आखिरी बार कब देखा था उसको? मोहल्ले में रहते तो आते जाते लोग दिखते ही रहते हैं। कोई खास बात जो हाल फिलहाल में नोटिस की हो आपने? कुछ हुआ था क्या? वो जो शारदा है ना, वो शिल्पा पे हमेशा ही चिल्लाती रहती है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर हमें पता चला है कि आप लोगों का शिल्पा के साथ कुछ जमता नहीं था। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। शिल्पा को अपनी भांजी की तरह नहीं, बल्कि बेटी से भी बढ़कर प्यार करते हैं। लेकिन शारदा जी, हमने तो सुना है कि आप हमेशा उसे डांटती रहती थी, अक्सर उसे नाराज रहती थी, यहाँ तक कि शिल्पा के गायब होने से पहले एक दिन आपने उसके साथ झगड़ा भी किया था। अब बच्चे तो बच्चे ही हैं साहब, शैतानियां तो करते ही हैं, तो कभी कभी गुस्सा आ जाता था बस। अब देखिए ना, उस दिन रश्मि को लड़के वाले देखने आए थे। हमें आपका परिवार बहुत पसंद आया और बच्चे भी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। भाई, हमें ऐसा ही परिवार चाहिए था, सुशील और संस्कारी। बेटा खोलो। 2 घंटे से बेल बजा रही हूँ, तुझे सुना नहीं देता? अंदर था कि बाहर था? इतना टाइम क्यों लगा तुझे? अरे शिल्पा बेटा, यहाँ ये हमारी छोटी बेटी है शिल्पा, रश्मि की छोटी बहन। दरअसल ना ये है ना, स्पोर्ट्स में बहुत अव्वल है, प्रैक्टिस से आ रही है। बेटा अंकल आंटी को नमस्ते बोलो। नमस्ते। मिका मिनटे रश्मि से बाबा। हाँ बोल। सब कुछ ठीक ही लग रहा है और दोनों बच्चे भी एक दूसरे को पसंद करने लगे, तो क्यों ना बात आगे बढ़ाई जाए? हाँ बरा। ठीक है, करते हैं बात। सुरभि जी, बताते हैं आपको। चलो जी। जी नमस्ते।
थोड़ी शर्म हया है या वो भी बेच खाई है? बदतमीज लड़की, पागल समझ के रखा है हमें, जो हम इसका पालन पोषण करते हैं, माँ बाप की तरह इसकी देखभाल करते हैं। माँ बाप नहीं हो मेरे, बनने की कोशिश भी मत करना और कभी बन भी नहीं सकते। ऐसा क्या कर लिया है मेरे लिए? और दिन रात ना ये एहसान जताना बंद करो। शिल्पा, बड़ी मुश्किल है साहब। अगर अपना बच्चा होता है ना तो 2 थप्पड़ लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे की औलाद को अगर डांट भी दो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। रात भर नींद नहीं आती है सोच सोच के कि पता नहीं शिल्पा कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। पराई अमानत है, जवान लड़की है। आप बता रही थी कि शिल्पा बाहर से झगड़ा करके आई थी, आप लोगों ने पूछा नहीं क्या हुआ? बच्चों में तो झगड़े होते ही रहते ना। और ये लड़ाई और झगड़ा उसका रोज का काम था, रोज ऐसे ही करके आती थी वो। और सारा दिन अपने वो 2 दोस्तों के साथ खेलती रहती थी स्कूल से आने के बाद। अभिषेक का नाम वो तो, वो जो उसके दोस्त जिनके साथ शिल्पा रोज खेलती थी, मंगेश और पुत्तन। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये आप लोग में मंगेश और पुत्तन कौन है? सर वो लड़की जैसी नहीं है, यह शॉट मारती है। हम तो उसके साथ मैच रखने में भी डरते हैं। परसों मिली थी तुम लोग को शिल्पा? परसों नहीं आई थी, लेकिन उसके एक दिन पहले आई थी, मैच था हमारा। उस दिन शिल्पा का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ सर, वो अमय है ना, उसके साथ उसका झगड़ा हुआ था। समोसे खाएंगे। अरे तू हमारे साथ भी खेल लो, समोसा तो हम भी खिला देंगे, हैं? वो भी बिना शर्त जीते। समोसे खिलाएगा? तेरा बाप हलवाई है क्या? नहीं, हलवाई तो नहीं है, लेकिन अगर तुझे समोसे खाना है तो मैं अपने पापा से बात कर सकता हूँ। क्यों भाई? औकात मेरे, वरना लात खाएगा। अच्छा चल, मैं लात भी खा लूंगा। मार ना, लात मार। अरे भाई क्यों पंगा ले रहा था? पता है तुझे कौन है वो? शुक्रमान, सस्ते में छोड़ दिया। बेटा इससे पहले भी झगड़ा हुआ था क्या उन लोगों का तुम लोगों से? हाँ सर, हमारा टशन है, रोज पंगा चलता ही रहता है। कहाँ रहते हैं तीनों लड़के? सर वो वहाँ पे रहते हैं। भगवान चल, इन तीनों लड़कों को उठा। शिल्पा एक हाई एनर्जी टॉमबॉय लड़की थी, ना किसी से दबती थी और ना किसी के आगे झुकती थी, और जरूरत पड़ने पर जुबान और हाथ दोनों चलाती थी। नतीजा, उसके कई दोस्त भी थे तो कई दुश्मन भी, और आज शिल्पा लापता थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई उससे अपनी दुश्मनी निकाल रहा था? बॉस, शौक है तेरे को समोसा खाने का? मैं खिलाता हूँ समोसा। सर ऐसा कुछ नहीं है सर। सर हम तो बस लड़की को देखकर बदतमीजी करता है, उसको देख के सीटी बजाता है। अभी बजा सीटी, बजा सीटी। सर आप लोग गलत समझ रहे हैं सर। शिल्पा और उसके दोस्त हम लोग को परेशान किया करते थे सर, बस और हमें गुस्सा आ जाता था। और गुस्से में आकर तुम लोगों ने शिल्पा को गायब कर दिया। क्या क्या किया उसके साथ? कहाँ है वो? सर यकीन मानिए सर, हम लोग क्रिमिनल नहीं है सर। हम लोग बीए फाइनल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। हम लोगों ने यहाँ पर घर किराए से लिया ताकि हम पढ़ाई कर सके, पर सर वो लोग हमें पढ़ने ही नहीं देते थे सर। तेरी बारी है। यार जो भी है ना, इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। की तो पागल है क्या? मैंने सिक्सर मारा है, सिक्सर। पुतन देख ले, अब आउट हो गई तो रो रही है। अरे शिल्पा, मंगेश सही कह रहा है, ऊपर गई तो आउट है। हमने डिसाइड किया था। हाँ, अब बॉल भी तुझे ही लानी होगी। लाती हूँ, रुक जाओ। बॉल फेंक। चल जा, अपना काम कर। बॉल अब तेरी फैमिली को ही आके दूंगा। चल जा। यार बहुत हो गया यार इन लोगों का, जीना आराम कर रखा है इन लोगों ने। रमेश अंकल से शिकायत करनी ही पड़ेगी। जैन भाऊ, बहुत परेशानी हो रही है।
बेचारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन दिन रात शोर शराबा होगा तो कैसे पढ़ेंगे। कुछ दिन पहले खिड़की के कांच तोड़ दी। मैं तो मेंटेनेंस में ही लगा पड़ा हूँ। रमेश भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझाऊंगा इसे। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? माफी मांग उनसे। शारदा, रुको। बेटा शिल्पा, माफी मांगो। माफी मांगना तो दूर सर, उस दिन के बाद से तो उसने नया तमाशा करना शुरू कर दिया। ओ कलेक्टर, सॉरी। चलो। उसने सॉरी नहीं बोला, तेरा मजाक उड़ाया और तूने उसे गायब कर दिया। सर हमने कुछ नहीं किया सर, हमारे सर, माँ कसम हमने कुछ नहीं किया सर। कल तुम तीनों कहाँ थे? कल तो हम इंटरव्यू के लिए पुणे गए थे सर, रात में वापस आए थे। ठीक है, अभी तो मैं तुम तीनों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन जब तक शिल्पा की कोई खबर नहीं मिल जाती, इस शहर को छोड़कर बाहर जाने की सोचना भी मत। चलो। सर मोहल्ले में पता किया मैंने, लड़की का सभी के साथ कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है, लेकिन बात इतनी बड़ी भी नहीं है कि शक किया जा सके। अंदाजा लगाना मुश्किल है सर कि कौन हो सकता है। पवार, ये भी तो हो सकता है कि मामा मामी से तंग आकर शिल्पा ने खुद ही घर छोड़ दिया। अभी कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। एक काम करो, इन तीनों लड़कों पे कड़ी नजर रखो, कहाँ जाते, किससे मिलते, क्या करते, मुझे पल पल की खबर चाहिए। और ये भी चेक करो कि ये तीनों कल पुणे गए भी थे या नहीं। आंटी, रमेश अंकल घर पे है क्या? प्लीज उन्हें बुलाइए ना। क्या है तुम लोग को घर क्या भाड़े पे दे दिया, मुसीबत मोड़ ली। ये क्या वक्त है किसी के घर का दरवाजा पीटने का? वो सो रहे, कल सुबह आ जाना। चलो जाओ यहाँ से। आंटी प्लीज। अंकल, रमेश अंकल। अंकल, अरे आ रहा हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? रमेश अंकल जरा इधर आइए ना, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज तुम लोग बिना, चलो बोलो क्या हुआ? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? घर मेरा है, फंसूंगा तो मैं। अंकल प्लीज मामले को संभाल लीजिए। कैसे संभालू? कुछ नहीं, मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज ऐसा मत करिए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अंकल प्लीज। वैसे पुलिस हमसे पूछताछ कर रही है, उन्हें लगता है कि शिल्पा और हमारा कोई कनेक्शन है। मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं अंकल। हेलो, पुलिस स्टेशन। तांबे, निकलो बाहर। सर, बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। एक मुश्किल अभी आसान नहीं हुई थी कि एक और केस सामने आ गया। पुलिस जो अब तक शिल्पा की तलाश कर रही थी, उसकी तलाश में एक दूसरी बॉडी उनके हाथ लगी। पुलिस के सामने अब एक नहीं बल्कि दो चुनौतियां थी, इस लावारिस लाश की आइडेंटिफिकेशन और शिल्पा की तलाश। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि घर में लाश है सर। तुम तीनों में से सबसे पहले लाश किसने देखी? सर लाश को सबसे पहले मैंने ही देखा था। मैं और हमें फिल्म देखकर आए थे, तब हमें बाहर रिक्शा वाले को पैसा दे रहा था और मैं हेलो, हमें जल्दी ऊपर आ। अरे 10 रुपए छुट्टे पड़े हैं क्या? अरे भाई तू सब छोड़, तो जल्दी ऊपर आ और सागर को भी लेके यहाँ पर किसी की लाश पड़ी भाई। सागर तुम लोग के साथ फिल्म देखने नहीं गया था? नहीं सर, उसकी तबीयत खराब थी, वो घर पर ही रुका था। पर सर जब हम लोग फिल्म देख के आए तो सागर घर पे नहीं था, वो हम लोगों के आने के बाद आया था सर। बता दो, सब सच बता दो। कितनी भंगार जगह कर रखी है, कितनी बदबू। साफ सफाई नहीं करते हो क्या? अगली बार ऐसी जगह लाए ना तो मैं नहीं आने वाली। अरे बेबी, क्यों तुम इतना सोच रही हो? टेंशन मत लो, चलो मैं भी तुमको घर छोड़ देता हूँ। मैंने सोचा तक भी नहीं था कि बदबू कहाँ से आ रही है, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो
ला 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 ला। गाना गाना बंद कर, दरवाजा बंद। इतने घबरा क्यों रहे हो? कोई पंगा हो गया क्या? यार पंगा नहीं, बहुत बड़ा पंगा हो गया यार। वहां देख नीचे लाश है, वहां पे लाश। बहुत सोचने के बाद जब कुछ नहीं सूझा तो हम तीनों रमेश अंकल के पास गए। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, आप चाहो तो वो पी ब्लॉक वाली जो 12 नंबर में अंजू जी रहती है ना, उनसे पूछ सकते हो। आप अंजू हैं? हाँ। सागर को जानती हैं आप? कौन सागर? मैं किसी सागर वागर को नहीं जानती। थैंक यू। हाँ ओके सर, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। उसकी मौत दम घुटने से हुई है, लेकिन सर मौत से पहले किसी ने उसके साथ जबरदस्ती भी किया, सेक्सुअली अब्यूज किया है। और सर ये औरत अंजू ये तो कह रही थी कि वो सागर को जानती तक नहीं। फिर सागर ने हमसे झूठ क्यों बोला सर? कहीं सागर ने नहीं पवार, हो सकता है ये औरत हमसे झूठ बोल रही हो। शादीशुदा औरतें इस तरह के रिश्ते पुलिस वालों के सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक काम करो, सबसे पहले इस बच्चे की फोटो हर जगह सर्कुलेट कराओ, पता लगाओ कि आखिर ये लड़का है कौन, और इन तीनों लड़कों की मेडिकल जांच करवाओ। सेक्सुअल अब्यूजमेंट का मामला है, हो सकता है इन तीनों में से किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। इसे देखा कहीं आप? नहीं साहब, हमारे मोहल्ले का तो नहीं है, कभी नहीं देखा इसे। आप अपने बच्चों को बुलाएंगे प्लीज, शायद उन्होंने कहीं देखा। बेटा तो स्कूल गया है। हाँ बेटी है घर में। रश्मि। जी पापा। बेटा देखो कहीं देखा है क्या? मैंने इसे कहीं नहीं देखा। इसे कहीं देखा है? और आपने? नहीं सर। थैंक यू। नहीं देखा सर। सर कहीं से कोई लीड नहीं मिली सर, बच्चे को किसी ने नहीं देखा, कोई इसे पहचानता नहीं। लेकिन सर मैंने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में बच्चे की फोटो भेज दी है, हो सकता है वहां से कुछ सुराग मिले, किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई हो। और सर तीनों लड़कों की मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव है, इससे साफ जाहिर है कि बच्चे के साथ इन तीनों में से किसी ने कुछ नहीं किया। पवार ये भी तो हो सकता है शिल्पा और इस लड़के के केस में कोई कनेक्शन हो। एक काम करते हैं, शिल्पा के स्कूल चलकर इस लड़के की फोटो दिखाते हैं, हो सकता है इसे वहां कोई पहचानता। नहीं सर, ये बच्चा हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता है, लेकिन मैंने हमारे स्पोर्ट टीचर को ये फोटो देके भेजा है। अगर यहाँ का कोई भी बच्चा उसे जानता है तो पता चल जाएगा। बाय द वे, शिल्पा का कुछ पता चला? जी नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। मैम, अभिषेक इस बच्चे को जानता है। बेटा आप कैसे पहचानते हैं इसको? मैं और शिल्पा दीदी जिस रास्ते से ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे एक चाय की दुकान है, ये वहीं पे काम करता था। जी साहब, साहब ये तो छोटू है, क्या हो गया इसको? इसकी हत्या हो चुकी है। हत्या? बता सकते हो कहाँ रहता था? पास में ही झोपड़पट्टी में रहता था। इसके आगे पीछे कोई नहीं है साहब, हमारे दुकान पे कभी कभी काम भी करने आता था साहब। और इसे पहचानते हो? हाँ साहब, ये तो शिल्पा है, इसकी बहन है। ये दोनों भाई बहन इधर ही पढ़ने को आता है, और कभी कभी हमारे चाय के दुकान पे ये दोनों चाय पीने आ जाते हैं साहब। तू काम क्यों करता है? स्कूल क्यों नहीं जाता? पढ़ाई क्यों नहीं करता? ओ अंकल, तुमको मालूम नहीं है बच्चे से काम नहीं करवाते, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इसके खाने के लिए रोटी नहीं है, तुम पढ़ाई की बात करती हो। वैसे भी कौन सा रोज रोज हमारे दुकान पे आता है? कभी मन होता है आता है, कभी मन होता है नहीं आता है। ए इधर आ। तू पढ़ना चाहता है? हाँ, कल से मैं तुझे पढ़ाऊंगी। मैं तेरे लिए किताबें और पेंसिल ले आऊंगी, और मेरे ट्यूशन के बाद रोज 1 घंटे पढ़ाऊंगी, ठीक है? ठीक है दीदी। ये ले तेरे लिए नई बुक। तेरा नाम बता। छोटू। मैं
तेरा नाम लिखती हूँ। देख, तेरा नाम। सर ये तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गई है। शिल्पा और छोटू कनेक्टेड तो हैं, लेकिन शिल्पा गायब है और छोटू की डेड बॉडी मिलती है, वो भी उन लड़कों के घर पर जिनसे शिल्पा का झगड़ा हुआ था। तीनों लड़के मेडिकल में नेगेटिव आए हैं सर। घर पे कोई फोर्स एंट्री भी नहीं हुई है। ऐसे में वो लड़का वहां पहुंचा कैसे? कौन लेकर आया होगा सर? और किसके पास चाबी हो सकती है? ये देखिए उसका मोबाइल, सब कुछ भरा पड़ा है इसमें। पवार क्या रमेश अंकल? पवार यस सर। रमेश अंकल घेऊन चल। चल क्या रमेश अंकल? चल अब शराफत से अपनी कहानी सुनाना शुरू कर, लेकिन झूठ मत बोलना। हम तेरे मोबाइल को चेक कर चुके हैं, जिसमें उन मासूम बच्चों के साथ तेरे गंदे इरादे साफ नजर आते हैं। चल अब तोते की तरह बोलना शुरू कर दे। पता था, सब मुझे पता था कि वो तीनों लड़के 3 दिन के लिए पुणे गए थे। मुझे घर की मरम्मत करवानी थी, इसके लिए मैं घर देखने के लिए गया था। इस लॉकेट को पहचानता है? ये शिल्पा का लॉकेट है जो हमें तेरे घर से मिला है। ये लड़का भी ना बोला था यहाँ आने के लिए, मेरे को लगा मैं ही लेट हो गई। ये तो छोटू की है। छोटू शिल्पा की आवाज सुनकर मैं खिड़की के पास गया। मैंने देखा शिल्पा घर की तरफ आ रही थी। छोटू छोटू मैंने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि वो आसानी से अंदर आ जाए। अभी दिन था, इसके लिए मैंने दोनों की लाशें बेड के नीचे छुपा दी और वहां से चुपचाप चला गया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला। मैंने सोचा कि रात को आकर मैं लाश ठिकाने लगा दूंगा। मैं शिल्पा की लाश ठिकाने लगाने के बाद छोटू की लाश ठिकाने लगाने गया तो मैंने देखा ये तीनों वापस आ चुके थे। नमस्ते। नमस्ते। इसके लिए मैं छोटू की लाश ठिकाने नहीं लगा पाया। फिर मैंने सोचा कि मैं ध्यान रखूंगा। ये तीनों लड़के कहीं उधर उधर गए तो मैं लाश को ठिकाने लगाने वाला था, और अगर उसके पहले ही लाश लोगों के सामने आ गई तो भी तो सबका शक इन तीनों लड़कों पे जाता जो तेरे घर में रहते हैं। खोलो।
जयंत जी, ये शिल्पा की चेन है, हमें रमेश के घर से मिली थी। एक कहावत है, कावर्ड्स आर क्रूअल, डरपोक निर्दयी होते हैं। रमेश एक दरिंदा था और उसे डर था कि उसकी दरिंदगी शिल्पा की वजह से सबके सामने आ जाएगी। और शिल्पा एक निडर और बेबाक लड़की थी। उसके अल्लड़पन में भी एक नैतिक बल था और छोटू को उसकी पढ़ाने की मंशा भी उसकी अंतरात्मा की एक नैतिक आवाज थी। कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक बदमाश की हवस और उसके गंदे दिमाग ने न सिर्फ एक मासूम बच्चे की बल्कि एक प्रतिभाशाली लड़की की भी जिंदगी उससे छीन ली। रमेश को आईपीसी की धारा 377 और 302 के तहत गोवा की एक सत्र अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।